नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों, हम अपने 2020 सीरीज में मतलब 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर पूरा सर उसके इंपॉर्टेंट फार्मूले, पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग सर रिवाइज कर लेते हैं। और उस सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, प्रत्यावर्ती धारा के ऊपर। मतलब सर प्रत्यावर्ती धारा में क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे, 20 मिनट के अंदर हम लोग पूरा एक एक करके सारी चीजों को देख लेंगे बच्चे। तो चलिए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना इंपॉर्टेंट फार्मूला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। उसके लिए बच्चों एक बात मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि सर इन सब का आप अच्छे तरीके से हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिएगा। आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट, 20 मिनट के अंदर एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाबू। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सर। बात करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट। सर ये होता क्या है सर? मैंने पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि सर एसी डायनेमो से अल्टरनेटिंग करंट, जनरेटर या डायनेमो से आपने अल्टरनेटिंग करंट को बनाया था, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। और उस अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या आया था बच्चे? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी या I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होगा बाबू। क्या होगा? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है सर, ये क्या होता है? ये टाइम के साथ चेंज होती है बच्चे। अगर सर ये टाइम के साथ चेंज होती है तो इसमें हम लोग एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, औसत मान की बात करते हैं बच्चे। ठीक है, और एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए एवरेज करंट का मान सर जीरो होता है। उसी तरह से बच्चे एवरेज वोल्टेज का भी मान सर क्या हो जाएगा? जीरो। ये देखो एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैसे? दोस्तों चोंच लगा दो या इसके ऊपर ऐसे बार खींच दो बच्चे। ये एवरेज करंट या एवरेज वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हाफ साइकिल के लिए बच्चे, एक अर्ध चक्र के लिए, एक अर्ध चक्र के लिए सर मैं एवरेज वैल्यू की बात करूं तो एक अर्ध चक्र के लिए एवरेज वैल्यू सर क्या होता है? 2I नॉट अपॉन में पाई होता है। हाफ साइकिल के लिए सर क्या होता है? 2I नॉट अपॉन में पाई या 2V नॉट अपॉन में पाई होता है। 2I नॉट अपॉन में पाई या 2V नॉट अपॉन में पाई होता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं सर। आगे हम लोग आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि अगर सर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो सर आरएमएस वैल्यू क्या होगा? आरएमएस वैल्यू सर स्क्वायर, देखो स्क्वायर किया फिर मीन किया फिर इसका रूट ले लिया, स्क्वायर किया फिर मीन किया फिर इसका रूट। ध्यान से समझना, क्या स्क्वायर फिर इसका मीन, ये तो चोंच बना दिया मतलब एवरेज या मीन है बच्चे, फिर इसका रूट कर दिया। तो ये आई आरएमएस लिखने का तरीका हो गया। अगर आपके पास करंट का इक्वेशन I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी या V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है बच्चे, तो आई आरएमएस की वैल्यू I नॉट अपॉन में रूट टू, V आरएमएस की वैल्यू V नॉट अपॉन में रूट टू होगा। जहां पे I नॉट और V नॉट बच्चे क्या है? पीक वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज है, करंट और वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ठीक है, और शॉर्टकट फॉर, ठीक है, आरएमएस वैल्यूज, मतलब कि आरएमएस वैल्यू को फाइंड करने के लिए शॉर्टकट सर क्या है? इस तरह से आप शॉर्टकट से, ठीक है, आप आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हो। साइन ओमेगा टी का एवरेज जीरो, कॉस ओमेगा टी का एवरेज जीरो और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होगा बच्चे। ठीक है, और पहले ऐसे लिखिएगा और फिर उस फार्मूले की हेल्प से जो है आप कोई भी करंट या वोल्टेज का इक्वेशन दिया रहेगा उसका आप आरएमएस वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो बच्चे, मैंने आपको सिखाया था। चलिए आगे चलते हैं सर। आगे बात करेंगे इंपीडेंस के बारे में कि सर अगर कोई भी करंट सर अल्टरनेटिंग सर्किट में चल रही है, ठीक है, तो जो L होता है, जो C होता है, जो R होता है सर, वह तीनों सर क्या करते हैं? करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन लगाते हैं, करंट के चलने में बाधा पैदा करते हैं बच्चे। और इसी को सर क्या बोलते हैं? इंपीडेंस इन एसी सर्किट्स बोलते हैं। ठीक है, इंपीडेंस प्रतिबाधा। ठीक है, और यह सर दो प्रकार से होती है, क्या? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बच्चे। ठीक है, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ठीक है, देखो करंट की वजह से करंट मतलब कि क्या, रेजिस्टेंस की वजह से करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन लगेगा उसे हम लोग रेजिस्टेंस की वजह से बोलते हैं। यूनिट सर क्या होगा इसका? ओम होगा बच्चे। अगर यहां से करंट चल रही है तो सर रेजिस्टेंस जो होगा वो करंट के चलने में बाधा पैदा करेगा। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस में सर दो चीजें हैं। क्या, कौन सी? पहला सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम लोग एक्ससी दिखाते हैं। ठीक है, मतलब सर अगर ये करंट यहां से चल रही है अल्टरनेटिंग करंट, जो कैपेसिटर होगा, जो सर्किट में कैपेसिटर होगा, संधारित्र, वह करंट के चलने में ऑब्स्ट्रक्शन लगाएगा, बाधा पैदा करेगा, उसे बोलेंगे क्या सर? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। एक्ससी बराबर क्या होगा बच्चे? 1 अपॉन में ओमेगा इंटू सी होगा और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होगा। तो सर एक्ससी बराबर क्या होगा? एक्ससी बराबर क्या होगा सर? 1 अपॉन में ओमेगा इंटू सी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, तो 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी हो जाएगा। देखो यहां से क्या देखा आपने? एक्ससी वर्सेस, अगर एफ की बात करें, देखो
एक्सेसी जो होगा, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होगा बच्चे वह फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऐसे बन जाएगा। और यूनिट बाबू क्या होगी सर, इसकी यूनिट ओम होगी, क्योंकि सभी सर करंट के चलने में बाधा लगाते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, तो इसकी यूनिट बच्चे क्या होगी, ओम ही होगी। ये इसका ग्राफ हो गया, फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो गया बच्चे। आगे सर हम लोग बात करते हैं दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस। दो चीजें मैंने बताई थी, ठीक है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस में दो, कैपेसिटिव और इंडक्टिव, ठीक है, मतलब एल की वजह से करंट के फ्लो में बाधा, ठीक है, एल की वजह से अगर सर यहां से करंट चल रही है बच्चे, तो एल की वजह से करंट के चलने में जो ऑब्स्ट्रक्शन लगेगी वह इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। एक्सएल से दिखाते हैं, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ एल, ठीक है, 2 पाई एफ तो 2 पाई एफ एल हो जाएगा। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, इसका यूनिट भी बाबू क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट भी बच्चे क्या हो जाएगा, इसका यूनिट ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ओम हो जाएगा। तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चे सर्किट थ्योरी के बारे में। अब हम बात करेंगे सर सर्किट थ्योरी के बारे में। सर्किट थ्योरी में पहला बच्चे क्या है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस हो बच्चे, तो अगर सर केवल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो केवल अगर रेजिस्टेंस होगा तो याद रख लीजिएगा क्या कि सर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होगा। मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए बच्चे क्या होगा कि वोल्टेज और करंट बाबू दोनों सर क्या होगा, सेम फेज में होगा। मतलब अगर आपने वोल्टेज V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी का अप्लाई किया है, तो करंट सर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी की होगी। सर दोनों क्या होगा बच्चे, दोनों एक ही फेज में होगा, दोनों सेम फेज में होगा। इसका फेजर डायग्राम, और ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज बच्चे क्या होनी चाहिए आपके एकदम दिलो दिमाग में होनी चाहिए बच्चे, ठीक है, एकदम दिलो दिमाग में ये सब बातें आपके होनी चाहिए बच्चे, ठीक है, एकदम दिलो दिमाग में ये सब बातें आपकी होनी चाहिए बाबू, ठीक है, ये सब फार्मूलेज सब बातें बच्चे आपको दिलो दिमाग में अच्छे तरीके से होनी चाहिए, ये सब बातें बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू अब, ठीक है सर फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है सर, करंट और वोल्टेज के बीच का 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मतलब सर यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वह करंट के फेज से 90 डिग्री नीचे होता है। देखो ध्यान से देखना क्या कि सर यहाँ पे जो वोल्टेज होगा बाबू, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, जो यहाँ पे वोल्टेज होगा, देख लो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा बाबू करंट के फेज से 90 डिग्री नीचे। देखो यहाँ पे देखो, अगर करंट सर क्या है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, ध्यान सुना फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, अगर करंट बाबू क्या है सर I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी का है, तो जो सर वोल्टेज होगा वह करंट के फेज से 90 डिग्री नीचे होगा। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ये लाइन बच्चे आपको याद होनी चाहिए क्या कि अगर सर फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में बात करेंगे, तो जो सर यहां पर कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वह करंट के फेज से 90 डिग्री नीचे होगा। अगर करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज देख रहे हो करंट के फेज से 90 डिग्री नीचे है। आगे चलते हैं सर, ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा बच्चे, प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा कि जो सर वोल्टेज होगा, देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए होगा, फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको अच्छे तरीके से बना दिया, ठीक है। देखो प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या होगा कि अगर सर करंट I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो इंडक्टर का वोल्टेज होगा वह करंट के फेज से अब 90 डिग्री ऊपर होगा, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका भी मैंने बताया था क्या, लल्लू भैया ऊपर छोटू भैया नीचे, मतलब सर VL वाला करंट से ऊपर रहेगा और VC वाला बच्चे नीचे रहेगा। इस तरह से आपको याद भी हो सकता है, ठीक है। तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, लल्लू छोटू, ठीक है याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज की बात करें V नॉट L की, तो सर I नॉट इंटू एक्सएल, वहां पे क्या होगा I नॉट इंटू एक्ससी होगा। ये सब बातें भी याद रखिएगा, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बच्चे, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल होता है, ठीक है। देखो यहां पर भी सर क्या होता है V नॉट सी, अगर मैं बात करूं V नॉट सी सर क्या होगा I नॉट इंटू एक्ससी, I नॉट इंटू एक्ससी होगा, I नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है। समरी देखो, समरी भी मैंने लिख दिया बच्चे, समरी भी मैंने आपके लिए अच्छे तरीके से लिख दिया है, ठीक है, समरी को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीरीज LR सर्किट के बारे में बात करते हैं। सीरीज LR सर्किट में क्या है बच्चे, ठीक है, कि जब सर L और R हो बच्चे, ठीक है, तो अब देखो करंट तो I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है, अब करंट और रेजिस्टेंस दोनों सेम फेज में होता है। अब इंडक्टर का वोल्टेज करंट के फेज से 90 डिग्री ऊपर है, देखो ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं सर, ये इसका फेजर डायग्राम है, देखो ये इसका क्या हो गया बच्चे, रिजल्टेंट वोल्टेज
आई नॉट अंडर रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, आई नॉट अंडर रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। वोल्टेज बराबर करंट इंटू में रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस सर एल और आर, आप दोनों करंट के चलने में ऑब्स्ट्रक्शन लगाएंगे, मतलब इंपीडेंस आपका अंडर रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। तो वी नॉट बराबर सर क्या हो जाएगा, आई नॉट अंडर रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वी नॉट अगर सर रिजल्टेंट वोल्टेज बात करें, जो रिजल्टेंट वोल्टेज में लिखता हूं उसकी इक्वेशन की बात करें, तो करंट इंटू इंपीडेंस हो जाएगा, आई नॉट इंटू जेड हो जाएगा बाबू। ठीक है, रिजल्टेंट इंपीडेंस जेड बराबर सर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर बाबू क्या हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो। और थीटा बराबर बात करें बच्चे, ठीक है, जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, देखो यहां से अगर इक्वेशन ऑफ करंट का सर क्या है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया है V बराबर वी नॉट रिजल्टेंट वोल्टेज, और इस रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू सर क्या होगी, आई नॉट इंटू जेड रिजल्टेंट, जो जेड बराबर क्या होगा सर, अंडर रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चीजों को समझिएगा बाबू, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, और फाइव सर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्सएल बटे आर होगा, टेन इनवर्स एक्सएल बच्चे एक्सएल बटे क्या हो जाएगा सर, आर हो जाएगा। आगे चलते हैं सर, सीरीज सीआर सर्किट के बारे में बात करते हैं, सीरीज सीआर सर्किट के बारे में बच्चे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अंडर रूट के अंदर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जेड बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रिजल्टेंट वोल्टेज। ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, tan इनवर्स फाइव बराबर tan इनवर्स एक्स सी बटे एक्स आर हो जाएगा। ठीक है, फाइव बराबर tan इनवर्स एक्स सी बटे क्या हो जाएगा सर, एक्स आर हो जाएगा, फाइव बराबर tan इनवर्स एक्स सी अपॉन में एक्स आर हो जाएगा। आगे चलते हैं बाबू, ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में बात करते हैं, सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में बात करते हैं बच्चे। ठीक है, देखो इसमें तीन केस होगा, ये इसके बराबर। ठीक है, आपको यहां पर सर क्या करना है, नेट इंपीडेंस की वैल्यू बस यहां पे याद रखनी है बच्चे। ठीक है, यहां पे देखो फाइव बराबर सर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक है, और सर यहां पे इंपीडेंस जेड बराबर सर क्या हो जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट के अंदर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो बड़ा होगा सर उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, और ये जो फेज डिफरेंस फाइव है, इसकी वैल्यू सर क्या होगी, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन में आर होगा। फाइव बराबर सर क्या होगा, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन में आर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो समरी भी मैंने लिख दिया है। आगे चलते हैं सर, केस नंबर तीसरे की बात करते हैं, जब अगर दोनों सर बराबर हो जाए, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज, अगर बच्चे ये दोनों चीजें अगर आपस में बराबर हो जाए, मतलब सर एक्सएल बराबर एक्ससी के हो जाएगा, तो ये सर केस कैसा होता है, ये केस बच्चे रेजोनेंस का केस होता है। और सर अगर रेजोनेंस होता है, जब रेजोनेंस बच्चे होता है, तो जो सर्किट की इंपीडेंस होगी सर वो मिनिमम हो जाएगी, इंपीडेंस मिनिमम होगी तो करंट बाबू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जब रेजोनेंस होता है तो करंट और वोल्टेज, ठीक है, दोनों सर सेम फेज में होता है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब रेट जो रेजिस्टेंस होगा वही वोल्टेज होगा, तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। कब बच्चे, जब रेजोनेंस होता है तब। आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन में जेड, करंट मैक्सिमम इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे बच्चे, एट रेजोनेंस एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा, तो ओमेगा नॉट वन अपॉन अंडर रूट एलसी। ठीक है, एफ बराबर सर क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के अंदर एक्स एलसी हो जाएगा, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, और जब रेजोनेंस होता है तो उस कंडीशन में फाइव बराबर भी सर क्या होगा, 0 डिग्री होता है। देखो एक्सएल बराबर एक्सएल जीरो, जीरो अपन में जीरो सर क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जब रेजोनेंस होता है तो फाइव की वैल्यू सर क्या होती है, 0 डिग्री के बराबर होती है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट के अंदर एलसी हो जाएगा। आगे चलते हैं बाबू, ठीक है, ग्राफ की बात करते हैं सर। ग्राफ क्या हो गया, एक्सएल एक्ससी वर्सेस आर के बीच में अगर मैं ग्राफ की बात करूं, एक्सएल एक्ससी वर्सेस आर के बीच में अगर मैं ग्राफ की बात करूं, तो बच्चे ये इसका ग्राफ खींचा गया, एक्सएल एक्ससी वर्सेस आर के बीच का ग्राफ हो गया। ठीक है, देखो एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्ससी वन अपॉन एफ है, और सर रेजिस्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो रेजिस्टेंस ऐसे सीधे कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जहां पे ये दोनों सर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहां पे बच्चे एक दूसरे को दोनों कट कर रहे हैं सर, यहीं पे एक्सएल बराबर एक्ससी है, और जहां पे एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया तो वही फ्रीक्वेंसी क्या हो गई सर, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई बाबू। क्या हो गई सर, यही फ्रीक्वेंसी क्या हो गई सर, एफ नॉट, यानी कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, चलिए ग्राफ नंबर ये पहला हो गया सर। अब मैं बात करता हूं देखो ग्राफ नंबर दूसरे की, जेड वर्सेस एफ के लिए। देखो जेड वर्सेस एफ सर क्या होगा, जेड वर्सेस एफ का बच्चे ऐसे सीधा सा इंक्रीजिंग ग्राफ सर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ बच्चे ऐसे बन जाएगा, एफ को स्मॉल रखोगे तब जेड सर क्या होगा, लार्ज होगा। देखो एफ को स्मॉल, जेड लार्ज बच्चे। ठीक है, और एफ को बढ़ाओगे तब भी जेड लार्ज होगा। इधर कहीं बीच में सर, कहीं इधर बीच में बच्चे, ठीक है, इधर कहीं बीच में सर, इधर कहीं बीच में बच्चे क्या होगा, इधर कहीं बीच में मुझे क्या मिलेगी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी बच्चे।
ठीक है सर, आई नॉट वर्सेस एफ के बीच में अगर मुझे ग्राफ खींचना होगा तो सर इसका तो सिंपल है, क्या, किसी को पलट दो, ठीक है, क्योंकि क्या, इंपीडेंस अगर मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होगी, मतलब जस्ट इसी का पलट दो बच्चे, ये आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो बच्चे, रेजोनेंस में इंपीडेंस मिनिमम है लेकिन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं सर, ये दोनों ग्राफ बाबू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ग्राफ को दिल में ठोक लीजिएगा, ऐसे दिल में बसा लीजिएगा बच्चे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, सर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस क्या है बच्चे, रेडियो ट्यूनिंग। रेडियो ट्यूनिंग का मतलब क्या है कि जब आप रेडियो पर फ्रीक्वेंसी जो सेट करते हो, ठीक है, कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग चैनल आ जाते हैं बच्चे, वह किसका एप्लीकेशन होता है सर, वह रेजोनेंस का ही एप्लीकेशन होता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सर, बैंड विड्थ के बारे में बात करें। देखो बैंड विड्थ सर क्या है, ठीक है, बैंड विड्थ बच्चे क्या है कि देखो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बाबू, ठीक है, यही सर क्या है, बैंड विड्थ है बच्चे, क्या है सर, बैंड विड्थ है, डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, डेल्टा ओमेगा बराबर आर बाई एल, सर क्या है, यही बैंड विड्थ है बच्चे। ठीक है, और शार्प रेजोनेंस के लिए ध्यान सुनिएगा कि सर शार्प रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस शार्प होने के लिए डेल्टा ओमेगा मतलब बैंड विड्थ का मान सर लेस होना चाहिए, मतलब जितना कम बैंडविड्थ का मान होगा, बैंडविड्थ का मान जितना कम होगा रेजोनेंस उतना ही शार्प होगा, और जितना शार्प रेजोनेंस होगा उतना बढ़िया आपको ट्यूनिंग सुनाई देगी बच्चे। ठीक है, तो आर का मान स्मॉल होना चाहिए, एल का मान लार्ज होना चाहिए शार्प रेजोनेंस के लिए बच्चे। ठीक है, आगे सर हम लोग बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर मतलब जितना बढ़िया क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा मुझे रेडियो ट्यूनिंग, मतलब उतना ही बढ़िया सर मुझे साउंड सुनाई देगा उस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होता है सर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा नॉट अपॉन में डेल्टा ओमेगा। जब इसको क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला सर क्या होगा, 1 अपॉन में आर अंडर रूट के अंदर एल बाई सी, 1 अपॉन आर अंडर रूट के अंदर एल बाई सी। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या होगा, 1 बाई आर अंडर रूट के अंदर एल बाई सी। अच्छे क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर शार्प रेजोनेंस, शार्प रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर मतलब क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। शार्प रेजोनेंस के लिए बाबू क्या होना चाहिए सर, क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर को लार्ज होना चाहिए। तो क्वालिटी फैक्टर को लार्ज होने के लिए आर की वैल्यू देख रहे हो स्मॉल, सी की वैल्यू स्मॉल और एल की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है। बढ़िया क्वालिटी फैक्टर के लिए फॉर शार्प रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। तो आर की वैल्यू स्मॉल, सी की वैल्यू स्मॉल और एल की वैल्यू बच्चे क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए बाबू। चलिए आगे चलते हैं सर, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, एवरेज पावर इन एसी सर्किट बच्चे। ठीक है, एवरेज पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, देखो एवरेज पावर इन एसी सर्किट का फार्मूला यहाँ से क्या आएगा बच्चे, यहाँ से फार्मूले को आपको अपने दिल में बसा लेना है, इस फार्मूले को। ठीक है, पी एवरेज बराबर सर क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, वी आर एम एस वी नॉट अपॉन में रूट टू, आई आर एम एस आई नॉट अपॉन में रूट टू हो जाएगा। कॉस फाई बच्चे क्या है, पावर फैक्टर है, कॉस फाई बाबू क्या है, पावर फैक्टर है। और कॉस फाई की वैल्यू बाबू क्या होती है, आर अपॉन में जेड के बराबर होती है। कॉस फाई की वैल्यू बच्चे क्या होती है, आर अपॉन में जेड के बराबर होती है। एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फाई बराबर 0 डिग्री होता है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए अगर सर फाई बराबर 0 डिग्री तो कॉस 0 का मान सर कितना होगा, कॉस 0 का मान 1 होगा, तो 1 रख देंगे तो वी आर एम एस आई आर एम एस हो जाएगा पी एवरेज की वैल्यू। ठीक है, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। ठीक है, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए सर फाई की वैल्यू सर कितना है, 90 डिग्री होता है, तो पी एवरेज 0 हो जाएगा। प्योर कैपेसिटर के लिए फाई की वैल्यू सर 90 डिग्री, तो पी एवरेज क्या हो जाएगा बच्चे, अगेन इसमें क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब सर एल सर्किट और सी सर्किट के लिए मतलब प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए सर एवरेज पावर की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है बच्चे। चलिए आगे सर बात करते हैं, ये समरी भी मैंने लिख दिया। ठीक है, और सर इनके अलावा अगर कोई भी सर्किट रहे, अगर इनके अलावा कोई भी सर्किट रहे तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू, ये तो हो गया बच्चे। आगे चलते हैं, इनके अलावा सर एल आर हो चाहे सी आर हो चाहे एल सी आर सर्किट हो, इनके लिए बच्चे क्या होगा, पी एवरेज की वैल्यू सर क्या होगी, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को बोलते हैं क्या बच्चे, कॉस फाई को बोलते हैं सर पावर फैक्टर बोलते हैं। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है सर, आर बाई जेड होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस अपॉन में इंपीडेंस होता है। ठीक है, मतलब इन सब सर्किट के लिए आप पी एवरेज की वैल्यू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई से निकालोगे बाबू। ठीक है, तो यहां तक सर रही आपके अल्टरनेटिंग करंट की चीजें। ठीक है, आप लोग बात करोगे सर ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ईएमआई में ही पढ़ा दिया था। ठीक है बच्चे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही मैंने आपको ट्रांसफार्मर के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। ठीक है, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर को
अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा बच्चे, आपका पूरा चैप्टर 20 मिनट के अंदर सर तैयार हो जाएगा। और इसका हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना करके रख लीजिएगा, आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा बच्चे, ठीक है। सर यहाँ से 20 मिनट में चैप्टर को रिवीजन करिए। और बच्चे जो 8 बजे पर डे क्लास चलती है, कितने बजे बाबू, 8 बजे, ठीक है, 8 PM पर डे बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे शाम को इवनिंग में 8 बजे चलती है बच्चे, ठीक है। 500 एक्सपेक्टेड MCQ, ठीक है, 500 एक्सपेक्टेड MCQ वाली जो क्लास चलती है बच्चे, इस क्लास को पर डे करिए सर, और लाइव अटेंड करिए, ठीक है। लाइव जितना करोगे बाबू उतना ही मजा आएगा, उतना ही ज्यादा आपको एग्जाम का फील होगा। 1-1.5 घंटे क्वेश्चन को बैठ करके सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको 1 घंटे फिजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी बच्चे, ठीक है। तो इस सेशन का जरूर एंजॉय करिए, जरूर फायदा उठाइए बच्चे। IPL देखना नहीं है सर, PPL खेलना है, ये टारगेट आपको लेकर चलना है। और लास्ट के 15 दिन मैंने बताया था, जो भी आपके पास समय बचा बच्चे, उसमें पूरा समय बस आपको अपने प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर देना बच्चे, ठीक है। आप ऐसे स्ट्रैटेजी बनाइएगा, ठीक है। 50 में से अगर 40 क्वेश्चन करने तो पूरा चैप्टर पढ़ने से क्या फायदा, 80% ही पढ़े, लेकिन उस 80% का मुझे एकदम अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए चीजें, पूरा एकदम प्रैक्टिस और रिवीजन अच्छे तरीके से होना चाहिए। जितना बढ़िया प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कम आप माइनस मार्किंग करोगे बच्चे, और जितना कम माइनस मार्किंग करोगे आपकी रैंक उतनी ही अच्छी होगी बच्चे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करिएगा, ज्यादातर सिलेबस या उसके चक्कर में अब मत पड़िएगा। अब जितना आपने पढ़ा है 80% अगर आपने पढ़ा है तो उस 80% को आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करिए बच्चे, ठीक है। तो इन सब टारगेट्स को लेकर के अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली क्लास में। भूल एकदम नोटिफिकेशन सेट करके रख लीजिएगा बच्चे, रिमाइंडर सेट करके रख लीजिएगा, जैसे 8 बजे तुरंत बेसिक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स में आ जाना है सर, फील करने क्वेश्चन को। और वो एक ये 500 एक्सपेक्टेड MCQ कराए जा रहे हैं, जो डायरेक्ट आपके CVT 2023 इंटरव्यू एग्जाम में आने वाले बच्चे। तो अगर आपको एग्जाम में फिजिक्स को फोड़ना है, 200 में से 200 गेन करना है, तो पर डे 8 बजे कुछ भी, सारी चीजों को स्किप करके, कुछ भी करके 8 बजे आ जाना है बच्चे। धन्यवाद सभी को।